हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, है ना बच्चों। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने अपना फर्टिलाइजेशन कंप्लीट किया था, है ना। तो फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो गया, तो एक बार हम लोग क्विक रिकैप थोड़ा सा फर्टिलाइजेशन का कर ले, फिर आगे हम लोग पोस्ट फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे। तो फर्टिलाइजेशन में अगर आप देखते हो तो यहाँ मेनली हमको क्या देखना है कि इन फर्टिलाइजेशन इवेंट व्हाट इज फॉर्म्ड। तो हमने बोला कि इन एंजियोस्पर्म एक्चुअली डबल फर्टिलाइजेशन होता है। कैसा होता है? डबल फर्टिलाइजेशन। ये है एम्ब्रियो सैक, और एम्ब्रियो सैक में 2 synergid, 1 egg cell, 1 central cell and 3 antipodal cells. 1 male gamete fuse with egg cell and another fuse with central cell. ठीक है, तो जो मेल गैमेट एग सेल के साथ फ्यूज कर रहा है उसने क्या बनाया? जाइगोट। एट द सेम टाइम दिस मेल गैमेट फ्यूज विथ सेकेंडरी न्यूक्लियस। क्लियर है ना कॉन्सेप्ट? सेकेंडरी न्यूक्लियस हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। एंड दे फॉर्म व्हाट? पेन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्लियर है? सेम टाइम में ये दो काम हो रहा है। फिर अगर आप आगे देखते हो तो आप क्या देखोगे कि ये जो जाइगोट है इसका नेचर क्या हो गया? 2n, नेचर मींस प्लॉइडी। वैसे ही ये जो पेन है, इस पेन का नेचर क्या होगा? 3n, ट्रिप्लॉइड इन नेचर। अब ये जाइगोट जो कि मीन्स मेल गैमेट और एक सेल के फ्यूजन की वजह से बना है, वो अभी अब रुका हुआ रहेगा, मीन्स फर्दर आगे ये डिवाइड नहीं करेगा, बट ये पेन फर्दर डिवाइड करेगा। ठीक है, और जब ये फर्दर डिवाइड करेगा तो सबसे पहले तो आप देख लो कि जब हम यहाँ दिखला रहे हैं कि मेल गैमेट कहाँ पहुँच गया? एग सेल के पास। तो डायग्राम पे फोकस करना, यहाँ पे ये सिनर्जिड्स हमको नहीं दिखने चाहिए, क्योंकि सिनर्जिड डीजेनरेट होगा तभी पॉलन ट्यूब की एंट्री होगी विद इन द एम्ब्रियो सैक। पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ट है, एकदम ध्यान दीजिए इन बातों पे। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो एक सिनर्जिड, तो फिर ये दूसरा सिनर्जिड्स भी फर्दर थोड़े समय बाद डीजेनरेट हो जाएगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट? ठीक है, अब यहाँ पे पेन फॉर्म हुआ, पेन का फर्दर डिवीजन होगा और ये बनाएगा एंडोस्पर्म। क्या बनाएगा? एंडोस्पर्म। तो यहाँ पे पेन से एंडोस्पर्म का जो फॉर्मेशन हुआ उसके लिए भी न्यूट्रिशन चाहिए, नरिशमेंट चाहिए। तो इन सब इस काम के लिए जो नरिशमेंट देगा वो माना जाता है कि एंटीपोडल सेल डीजेनरेट हो जाते हैं और पेन को नरिशमेंट देते हैं, और उस नरिशमेंट को लेके ये फर्दर कन्वर्ट होता है किसमें? एंडोस्पर्म में। क्लियर है? तो अब आप जरा देख लो कि ये किसका डायग्राम है? एम्ब्रियो सैक का। विदिन अ एम्ब्रियो सैक ओनली जाइगोट एंड एंडोस्पर्म इज रिमेन। क्लियर है कॉन्सेप्ट? अब जब एंडोस्पर्म बन गया तो ये एंडोस्पर्म जाइगोट को नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, और इस नरिशमेंट को लेके जाइगोट भी फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा एम्ब्रियो में। जिस तरह से हमने सीक्वेंसलेस बात को बताया, आप भी उस सीक्वेंस में ध्यान रखना। हमने बोला कि एट द सेम टाइम जाइगोट एंड पेन इज फॉर्म्ड, बट पेन इज डिवाइड
क्विकली, ये तुरंत डिवाइड किया और एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन किया। लेकिन जाइगोट वेट करता है किसके लिए? एंडोस्पर्म के फॉर्मेशन के लिए। जब एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो जाएगा तो वो इसको नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। किसको? जाइगोट को क्या बनाने के लिए? एम्ब्रियो बनाने के लिए। कॉन्सेप्ट क्लियर है? क्योंकि यहाँ डिवीजन का काम हो रहा है और डिवीजन के लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ से मिलेगा? तो एनर्जी न्यूट्रिशन से, नरिशमेंट से मिलेगा। तो ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करो, ठीक है। मीन्स जब फर्टिलाइजेशन हो गया तो फर्टिलाइजेशन के बाद ये दो स्ट्रक्चर बना। तो अभी हम फर्टिलाइजेशन में ही चल रहा है, हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में चलेंगे तो इसको अभी डिटेल में देखेंगे। तो फर्टिलाइजेशन के थ्रू हम आपको ये बताना चाहते थे कि ये जो जाइगोट है वो बना मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज करके। तो हमने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था कि दिस इज कॉल्ड ट्रू फर्टिलाइजेशन, क्योंकि यहाँ एक मेल गैमेट है तो दूसरा फीमेल गैमेट है। लेकिन यहाँ पे मेल गैमेट तो है बट ये फीमेल गैमेट नहीं है। ये क्या है? ये सेकेंडरी न्यूक्लियस है। क्या है? सेकेंडरी न्यूक्लियस। कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब देखो, तो इस तरह से हमने देखा कि ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स थे लाइक सिनर्जिड्स, एंटीपोडल सेल, ये जैसे जैसे इसका मतलब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट होता चला गया ये सब के सब डीजेनरेट होते चले गए, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन आता है कि इस पूरे के पूरे डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन प्रोसेस में कितने न्यूक्लियस इन्वॉल्व होते हैं, जो हमने पिछले लेक्चर में भी बताया था। फिर से एक बार बता रहे हैं। न्यूक्लियस की बात करें 1, 2, 3 और ये फाइनली n+n ना होके हमको पता है कि ये सेकेंडरी न्यूक्लियस हो गया तो ये कैसा हो जाता है? 2n, 2, 1, 3, 4, 5 न्यूक्लियाई। न्यूक्लियस सिंगल के लिए, न्यूक्लियाई ज्यादा के लिए एक से। फिर अगर हम बात करते हैं गैमेट्स की तो गैमेट्स कितना इन्वॉल्व होगा? 3, 1, 2, 3। तो इन सब बातों को बिल्कुल ध्यान में रखना है। और फिर इसी के साथ अब हम आगे चलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में। क्लियर है? तो देखो यहाँ जरा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट को हम इसी से कंटिन्यू करते हैं क्योंकि एक्चुअली ये जो इवेंट हुआ ये फर्टिलाइजेशन के बाद हुआ है ना, तो ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के ही पार्ट है। क्या? तो जाइगोट का फर्दर कन्वर्जन एम्ब्रियो में और एम्ब्रियो का फर्दर कन्वर्जन एंडोस्पर्म में। मेरी बात को समझ पा रहे हो? हमने क्या बोला? हमने बोला कि सबसे पहले क्या कराया गया, जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट की बात करते हैं तो कभी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप इज व्हाट? तो फर्स्ट स्टेप इज प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। सेकेंड वन इज फर्टिलाइजेशन and last event is known as post fertilization event. प्री फर्टिलाइजेशन मीन्स फर्टिलाइजेशन से पहले की जो तैयारी होती है, जो प्रिपरेशन होता है, लाइक गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफर, हमने इसे कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन मीन्स गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस के थ्रू जिस गैमेट का फॉर्मेशन हुआ वो यहाँ फ्यूज होगा। ओके, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स हमने यहाँ देखा। आफ्टर फ्यूजन ऑफ गैमेट्स जो प्रोडक्ट बन रहे हैं लाइक एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म, मींस डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो एंड डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, तो ये किस में इंक्लूडेड होगा? पोस्ट फर्टिलाइजेशन में। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन में हमें क्या पढ़ना है? पोस्ट फर्टिलाइजेशन में हमें पढ़ना है डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। मीन्स post fertilization events completed by 2 processes. First one is development of endosperm and second is development of embryo. फर्टिलाइजेशन की अगर हम बात करते हैं, जिसके हमने क्विक रिवीजन की बात की थी, तो फर्टिलाइजेशन में कौन कौन से इवेंट्स इन्वॉल्व थे?
फर्स्ट हमारा इवेंट क्या था फर्टिलाइजेशन में, तो फर्स्ट इवेंट था जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन, था ना। The second events involved in fertilization is what? Entry of pollen tube into ovule. Third event is entry of pollen tube into embryo sac. And last event involved in fertilization is fusion of gametes. तो हमने देखा कि डिफरेंट इवेंट्स जो हैं वो डिफरेंट स्टेप्स के थ्रू कंप्लीटेड हो रहे हैं, है ना। हमने स्टेप वाइज हर इवेंट्स की स्टडी की है। क्लियर है कॉन्सेप्ट। जैसे कि फर्टिलाइजेशन के लिए हमने बोला फर्टिलाइजेशन कंप्लीटेड बाय 4 स्टेप। फर्स्ट वन इज जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन, सेकंड एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू ओव्यूल, third is entry of pollen tube into embryo sac, and last process involved in fertilization is fusion of gametes. तो यहाँ अगर हम देखते हैं एम्ब्रियो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की बात करते हैं, तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स completed by involvement of 2 processes. One is development of endosperm and another is development of embryo. तो यहाँ हम देख रहे हैं कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या क्या बन रहा है, एंडोस्पर्म बन रहा है एंड एम्ब्रियो बन रहा है। तो इसीलिए पोस्ट फर्टिलाइजेशन में हम इसकी डिटेल स्टडी करेंगे, ठीक है। तो इसकी डिटेल स्टडी मींस डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो पढ़ने से पहले इनका जो स्ट्रक्चर था फीमेल गैमेट का, फीमेल गैमेटोफाइट ले लो या फिर ओव्यूल ले लो, इसमें क्या मॉडिफिकेशन होता है थोड़ा सा हम इस पर डिस्कशन कर लेते हैं। क्लियर है। तो यहाँ देखो अभी जस्ट हमने डिस्कस किया, मान लो ये है ओव्यूल। ओव्यूल की अगर हम बात करते हैं तो मोस्टली एंजियोस्पर्म में बाइटेगमिक ओव्यूल प्रेजेंट होता है। कैसा ओव्यूल प्रेजेंट होता है? बाइटेगमिक ओव्यूल। तो ये दोनों जो है ये क्या है, ये इंट्यूबमेंट्स है, इंट्यूबमेंट्स। वन इज आउटर इंट्यूबमेंट, अनदर इज इनर इंट्यूबमेंट। एंड दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज नॉट न्यूसिलस, क्योंकि न्यूसिलस जो है उसका फुल्ली कंजम्पशन हो जाता है किसके फॉर्मेशन के लिए? एम्ब्रियो सैक के फॉर्मेशन के लिए। क्योंकि मैं बार बार बोल रही हूँ सेल डिवीजन वो एनर्जी रिक्वायर्ड प्रोसेस है, उस डिवीजन के लिए बहुत सारे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और एनर्जी कहाँ से मिलेगा? न्यूट्रिशन से, नरिशमेंट से। तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि मान लो न्यूसिलस है, ये न्यूसिलस का 1 सेल है, ऐसा ही हमने पढ़ा था। मान लो ये न्यूसिलस ही है, तो न्यूसिलस का 1 सेल कॉल्ड क्या कहलाएगा? आर्कियोस्पोरियल सेल। ये सेल फर्दर डिवाइड करेगा और डिवाइड करके क्या बनाएगा? मेगास्पोर मदर सेल बनाएगा ना, मेगास्पोर मदर सेल। तो आर्कियोस्पोरियल सेल, ये तो हमने डायरेक्ट बता दिया, आर्कियोस्पोरियल सेल भी फर्दर डिवाइड करके एक बनाता है, मतलब इसमें पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है और डिवाइड करके प्राइमरी पेराइटल सेल, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल बना है। तो वहाँ जो डिवीजन हो उसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है। फिर उसके थ्रू प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल फर्दर कन्वर्ट हुआ स्पोरोजिनस सेल में, उसके लिए भी एनर्जी चाहिए। स्पोरोजिनस सेल फिर माइक्रोस्पोर मदर, मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल से फर्दर फॉर्मेशन हुआ मेगा स्पोर का। ये सब एनर्जी रिक्वायर्ड प्रोसेस। और ये सिंगल मेगा स्पोर फिर कितने सेल का फॉर्मेशन किया? 7 सेल का फॉर्मेशन किया। तो 7 सेल यहाँ भी बन रहा है। तो हर जगह तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो रही है। तो ये कहाँ से मिलेगा? इस डेवलपिंग मेगास्पोर को, डेवलपिंग एम्ब्रियो सैक को, डेवलपिंग सेल ऑफ एम्ब्रियो सैक, इन सबको नरिशमेंट कहाँ से मिलेगा? तो न्यूसिलस खुद को डिजेनरेट करके इसके डेवलपमेंट के लिए एनर्जी और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इस पे एक एक्सेप्शन भी है जो हम आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो ये था हमारा न्यूसिलस कंप्लीटली डीजेनरेट हो गया, इसको ध्यान में रखना। अब ये क्या हो गया? ये हो गया डायग्राम किसका? एम्ब्रियो सैक का, है ना। हमने पढ़ा कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो सैक में बस 2 ही चीजें रह गई, एक रह गया एंडोस्पर्म और दूसरा रह गया एम्ब्रियो।
हम बना लेते हैं। ये स्ट्रक्चर है, मान के चलो जाइगोट का, क्योंकि अभी तक हमने एम्ब्रियो डेवलपमेंट नहीं पढ़ा है। और यहाँ पे बन रहा है क्या, यहाँ पे बन रहा है एंडोस्पर्म, ठीक है। तो इस तरह से इस पूरे एम्ब्रियो सैक के अंदर दो ही स्ट्रक्चर रह गया, वन इज एंडोस्पर्म एंड अनदर वन इज जाइगोट, बोलो एम्ब्रियो बोलो जो बोलो, ठीक है। अभी अब आप देख लो, अब यहाँ पे फाइनली जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो एम्ब्रियो है ये फर्दर डेवलप होके और क्या बनाता है, सिड बनाता है ना। तो यहाँ पे हम ये बताना चाहते हैं, पहले ब्रीफ करना चाहते हैं कि ये जो एम्ब्रियो है वो कैसे सिड में कन्वर्ट होगा। तो आपको पता है हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में ही पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि ओव्यूल इज डेवलप्ड इनटू सिड। कैसा ओव्यूल, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। तो ओव्यूल के अंदर तो फर्टिलाइजेशन हो गया है ना, तो अब ये फर्टिलाइज्ड ओव्यूल किस में कन्वर्ट होगा, सिड में। फर्टिलाइज्ड ओव्यूल कन्वर्टेड इनटू सिड। तो यहाँ पे देखो ओव्यूल का ओव्यूल में अभी भी इंट्यूबमेंट्स बचे हुए हैं, और क्या बचे हुए, एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो बचा हुआ है ना। तो बोला गया कि ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो रहा है, सिड में। तो ओव्यूल का न्यूक्लियस पार्ट तो पहले ही डिजेनरेट हो गया, अब ये जो इंट्यूबमेंट बच गए वो सिड के किस काम में आएंगे। तो सबसे पहले सिड पे एक बार देख लीजिए आप, यहाँ पे सिड होता क्या है। तो इसके लिए हमने आपको बताया है कि सबसे पहले आप एम्ब्रियो देखो, एम्ब्रियो इज कंपोज्ड ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस प्लस कॉटिलेडन्स। एम्ब्रियोनल एक्सिस और कॉटिलेडन का बना होता है, और इसी के ऊपर अगर सिडकोट का फॉर्मेशन हो जाता है, नाउ दिस एम्ब्रियो इज कॉल्ड व्हाट, सिड, ठीक है। तो यहाँ सिड के फॉर्मेशन के लिए एम्ब्रियो तो मान लो बन गया, सिड क्या, ये एम्ब्रियो सिड कब कहलाएगा, जब एम्ब्रियो किससे इनक्लोज्ड होगा, सिडकोट से इनक्लोज होगा। तो सिडकोट अब कहाँ से लाए, तो दिस इंट्यूबमेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू सिडकोट। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ओव्यूल, ओव्यूल इज कन्वर्टेड इनटू सिड। तो यहाँ हम पढ़ रहे हैं कि ओव्यूल के हर पार्ट का फेट क्या होगा, फेट कहने का मतलब फ्यूचर क्या होगा। तो यहाँ पे ओव्यूल का न्यूक्लियस तो डिजेनरेट ही हो गया, बच गया इंट्यूबमेंट। तो ओव्यूल का इंट्यूबमेंट सिड के सिडकोट का फॉर्मेशन करेगा, और ओव्यूल के अंदर जो एम्ब्रियो बन रहा है, जाइगोट बन रहा है, वो किस में कन्वर्ट होगा, एम्ब्रियो में। और ओव्यूल के अंदर जो पेन बना वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, एंडोस्पर्म में। तो इस तरह हमने ये देख लिया। अब बात आती है फ्रूट की। फ्रूट का फॉर्मेशन किससे होता है, तो ओव्यूल आर प्रेजेंट इनसाइड द ओवरी। ओव्यूल किसके अंदर प्रेजेंट है, ओवरी के अंदर। तो ओवरी जब ओव्यूल का कन्वर्जन सिड में हो जाता है, फिर फर्दर इस ओवरी का कन्वर्जन किस में हो जाएगा, फ्रूट में। मेरी बात को समझ पा रहे हैं। अब फिर एक जगह और यहाँ हम लोग देखते हैं, ये ओवरी, ओव्यूल, ये सारे पार्ट्स कहाँ प्रेजेंट है, इनसाइड द फ्लावर। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट, ये सारे के सारे पार्ट फ्लावरिंग प्लांट में कहाँ प्रेजेंट है, इनसाइड द फ्लावर। मीन्स फ्रूट के फॉर्मेशन के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है, फ्लावर की रिक्वायरमेंट है। फ्रूट के फॉर्मेशन के लिए फ्लावर की रिक्वायरमेंट है, सीड के फॉर्मेशन के लिए फ्लावर की रिक्वायरमेंट है। क्यों, क्योंकि द ओव्यूल पार्ट ऑफ फ्लावर कन्वर्टेड इनटू सीड एंड द ओवरी पार्ट ऑफ फ्लावर कन्वर्टेड इनटू फ्रूट इन फ्लावरिंग प्लांट्स। क्लियर है कॉन्सेप्ट। तो अब फिर यहाँ पे हम ये भी जानना चाहेंगे, जान ले थोड़ा सा, कि जैसे कि हम बात करते हैं कि स्पर्मेटोफाइटा, स्पर्मेटोफाइटा कहने का मतलब है सीड बियरिंग प्लांट। स्पर्मेटोफाइटा मीन्स सीड बियरिंग प्लांट। तो प्लांट की अगर हम बात करते हैं तो किंगडम प्लांटी में 5 डिविजन्स होते हैं। कौन कौन से, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। जिसमें कि एल्गी, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट, इन 3 के 3 डिविजन्स में सिड एब्सेंट होता है, और रेस्ट 2 जो बचा, वन इज जिम्नोस्पर्म एंड अनदर इज एंजियोस्पर्म, इसके केस में सिड प्रेजेंट होता है।
लेकिन फिर भी दोनों में डिफरेंस है। इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म सिड इज नेक्ड, सिड इज नेक्ड। व्हाई सिड इज नेक्ड? बिकॉज एक तो फ्लावर एब्सेंट और दूसरा सिड जो है वो ओवरी मीन्स ओवरी के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है, इस वजह से सिड नेक्ड होता है। यहाँ फ्लावर प्रेजेंट है, फ्लावर का फीमेल पार्ट क्या है? तो पिस्टिल है, पिस्टिल कंसिस्ट ऑफ अ बेसल swollen part called ovary and ovule are enclosed inside this ovary. Due to this reason the syd of angiosperms are enclosed, enclosed syd, angios, angiosum का मतलब क्या होता है? closed, and sperma का मतलब syd, gymnos, gymnos means necked and sperma means syd। तो क्वेश्चंस अगर सॉल्व करने हैं तो हर चैप्टर एक दूसरे से कोरिलेटेड, और उसके लिए आपको अपना कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा एकदम तगड़ा रखना होगा। तो इन सब चीज़ों को एक दूसरे से कोरिलेट करो। तो ठीक है, ये था हमारा। फिर हमने पोस्ट फर्टिलाइजेशन के थ्रू हमने सबसे पहले ये सीखा कि जो भी पार्ट है उनका फिट क्या होगा। तो यहाँ हमने 1 बाय 1 सबका फिट डिस्कस कर लिया। अब हम आगे डिस्कस करेंगे क्या? डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। किसी भी, जैसे कि अभी हमने बताया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ये 3 इवेंट्स जरूरी हैं, तो देखने के लिए तो 3 इवेंट्स है, लेकिन चैप्टर कितना बड़ा है पता चला ना। और हर इवेंट्स को जानने के लिए ऐसे अगर हम जैसे कि हम इसको पॉइंट वाइज कर देते हैं, तो पॉइंट वाइज कर देने से ये फायदा होता है कि कहाँ से, जैसे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट है तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट पर जैसे ही मेरे हमें कोई बोले कि प्री फर्टिलाइजेशन, तो प्री फर्टिलाइजेशन कोई बोले बस हमारे दिमाग में आना चाहिए कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट कंसिस्ट ऑफ गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफर। अब उस गैमेटोजेनेसिस में भी मेल गैमेटोजेनेसिस, फीमेल गैमेटोजेनेसिस, तो इस तरह से पॉइंट वाइज पहले बातों को करो, क्योंकि अब ये चैप्टर खत्म होने की तरफ है, ठीक है ना। अब एकदम आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलो। बड़ा चैप्टर है, कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, ये तो आपको पता चल गया होगा। तो इन सब चीज़ों को इस तरह से टॉपिक वाइज करके पढ़ो। एक बार टॉपिक वाइज कर लोगे, फिर एक्सप्लेनेशन एक बार अगर समझा हुआ है, समझाया जा रहा है, तो अगर वो समझ में आ रहा है तो वो तुम्हारे दिमाग में सेट है। बस पॉइंट्स को तुम अपने दिमाग में रखो, ठीक है ना। पॉइंट वाइज रखो कि जैसे ही हम फर्टिलाइजेशन बोल रहे हैं तो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, ये तो तुम जानते हो। अब उस फर्टिलाइजेशन में क्या क्या होता है, इस 4 इवेंट्स को याद रखो, तो फर्टिलाइजेशन ऑलरेडी तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन के, यहाँ भी हमने इसे कैटेगराइज कर दिया कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में हमें एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट करना है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट करना। तो इस तरह से हम कैटेगराइज इसे इसलिए करते हैं ताकि कल बातें आपके लिए आसान हो जाए। आप कॉन्सेप्ट छोड़ के आगे नहीं बढ़ सकते हो। आप जो ये चाहोगे कि हम जल्दी जल्दी बस चैप्टर को रट लें, इधर से पढ़ लें उधर से पढ़ लें, तो वो उस थोड़े समय के लिए तो आपको अच्छा लगेगा कि हाँ तुरंत याद हो गया, ट्रिक था, ये था। बट फिर आप 10 दिन बाद 20 दिन बाद इसको पलटोगे तो कुछ नहीं समझ में आने वाला। ये ट्रिक वाला चैप्टर नहीं, इसको पूरा कॉन्सेप्ट या कोई भी चैप्टर अगर आप कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ोगे तो फिर वो आपका हमेशा हो जाएगा, ठीक है ना। और ट्रिक करना और उन सब चीज़ों को अपने तरीके से करना वो आप पे डिपेंड करता है। आप जितनी बार बातों को पढ़ोगे, अपना बनाओगे, हम कुछ भी बोल देंगे, आप मेरी बातों को मेरी तरह से याद करोगे तो वो रटना हो गया। आप इन बातों को समझो और अपनी तरह से इसे बनाओ, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म देन डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म की बात करते हैं तो ये तो हमें पता है कि एंडोस्पर्म इज डेवलप्ड फ्रॉम पेन। क्लियर है कॉन्सेप्ट। तो नेचर क्या होगा एंडोस्पर्म का? नेचर मीन्स प्लॉइडी। कुछ बच्चों का ये सवाल था, प्लॉइडी, प्लॉइडी का मतलब है नेचर। हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड मीन्स हमने पढ़ा है सेल चैप्टर में, वन सेल कंसिस्ट ऑफ वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, देन दिस टाइप ऑफ सेल इज नोन एज हैप्लॉइड। अगर यही सेल में 2 सेट होगा क्रोमोसोम का, सेट नंबर नहीं, डिप्लॉइड। 3 सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे, ट्रिप्लॉइड। तो इस तरह से हमारा ये क्या है? प्लॉइडी। ये जो एंडोस्पर्म है वो उसका प्लॉइडी क्या है? तो ये ट्रिप्लॉइड इन नेचर है। और प्लॉइडी पे काफी फोकस करना होगा हमेशा। जैसे फ्लावर है, फ्लावर का नेचर,
फ्लावर किसका पार्ट है? फ्लावर प्लांट का पार्ट है। क्या उसमें कहीं मियोसिस हो रहा है क्या फ्लावर तक बनने तक में? नहीं। कैसा होगा वो प्लांट कैसा है? डिप्लॉयड इन नेचर। फ्लावर भी डिप्लॉयड इन नेचर होगा। तो ये बैठ के समझो कि फ्लावर का कौन सा पार्ट डिप्लॉयड है, कौन सा हैप्लॉयड है, ठीक है, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, बोर्ड में भी आते हैं और नेट में भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो यहाँ देखो, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म की अगर हम बात करते हैं तो एंडोस्पर्म्स आर 3 टाइप्स ऑफ, ठीक है। एक जो एंडोस्पर्म होगा वो कहलाएगा फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म के केस में क्या देखोगे कि मान लो एंडोस्पर्म है तो पेन से डेवलप हो रहा है, सिंगल सेल था, ये जो सिंगल सेल है ये फर्दर डिवाइड करके मतलब ये सेल जो है ये फर्दर डिवाइड किया, तो डिवाइड किया तो आपको पता है कि सेल डिवीजन जो है वो 2 प्रोसेसेस के थ्रू कंप्लीट होते हैं, वन इज कैरियोकाइनेसिस एंड अनदर इज साइटोकाइनेसिस। तो यहाँ जो इस टाइप के एंडोस्पर्म की बात करें तो यहाँ जो सेल का डिवीजन होता है इसमें कैरियोकाइनेसिस तो बार बार हो रहा है लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा है। मेरी बात को समझ पा रहे हो? मीन्स एक ही सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो रहा है बट साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं कर रहा है। सो दिस टाइप ऑफ एंडोस्पर्म इज नोन एज फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। Only karyokinesis occur but cytokinesis does not occur। और जब karyokinesis होगा caryon, nucleus, kinesis, division, तो इस बात को याद रखना कि in free nuclear endosperm karyokinesis occurred but cytokinesis नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट हाँ एग्जांपल क्या होंगे फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म के? तो हम लोग कोकोनट देखते हैं। कोकोनट वाटर जो होता है, कोकोनट वाटर का जो फॉर्मेशन होता है वो कोकोनट वाटर सबसे पहले एक एंडोस्पर्म में, जैसे हम फ्रूट को खाते हैं तो पूछा जाता है कि फ्रूट का कौन सा पार्ट है जो एंडोस्पर्म है, कौन सा पार्ट है जो सीड है, पता है ना। तो यहाँ पे कोकोनट वाटर जो हम देखते हैं वो कोकोनट वाटर इज एक्चुअली अ टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। विच टाइप ऑफ एंडोस्पर्म? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, ठीक है। सेकेंड टाइप ऑफ एंडोस्पर्म इज नोन एज सेलुलर एंडोस्पर्म। सेलुलर एंडोस्पर्म। सेलुलर एंडोस्पर्म की बात करते हैं तो ये सिंपल है। सेलुलर एंडोस्पर्म के थ्रू वन सेल डिवाइड एंड फॉर्म 2 सेल, जिसमें कि कैरियोकाइनेसिस होगा और देन साइटोकाइनेसिस होगा। जैसा नॉर्मल सेल डिवीजन होता है वैसा ही होगा, एक सेल डिवाइड करके 2 सेल का फॉर्मेशन कर रहा है नॉर्मली। तो इसका एग्जाम्पल अब क्या होगा? तो इसका एग्जाम्पल होगा जो वो व्हाइट कर्नल पार्ट, मतलब कोकोनट का जो पार्ट हम खाते हैं वो व्हाइट इन कलर होता है, वो व्हाइट कलर पार्ट जो है कोकोनट का वो एग्जाम्पल है सेलुलर एंडोस्पर्म का, ठीक है। फिर से कोकोनट में 2 तरह के एंडोस्पर्म प्रेजेंट है, वन इज फ्री न्यूक्लियर एंड अनदर इज सेलुलर। फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहाँ प्रेजेंट होगा? कोकोनट वाटर इज अ टाइप ऑफ फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म and the white part of coconut, white edible part, edible कहने का मतलब जो हम खाते हैं, खाने वाला, वो पार्ट किसका एग्जाम्पल है? सेलुलर एंडोस्पर्म का, ठीक है। अब अगर हम बात कर ले द थर्ड टाइप ऑफ एंडोस्पर्म, तो यहाँ पे थर्ड टाइप ऑफ एंडोस्पर्म है हेलोबियल एंडोस्पर्म। हेलोबियल एंडोस्पर्म। हेलोबियल एंडोस्पर्म अगर देखते हैं तो दिस टाइप ऑफ एंडोस्पर्म मोस्टली फाउंड इन मोनोकॉट। किसके केस में मोस्टली देखने को मिलेगा? मोनोकॉट के केस में देखने को मिलेगा। क्या होता है इसमें? तो इसके केस में देखोगे कि फर्स्टली ये सेल है तो ये नॉर्मली डिवाइड कर रहा है। नॉर्मली डिवाइड कर रहा है मीन्स पहले इसमें कैरियोकाइनेसिस हो रहा है देन साइटोकाइनेसिस हो रहा है, ठीक है। कैरियोकाइनेसिस देन साइटोकाइनेसिस।
लेकिन थोड़े समय बाद क्या होने लगता है कि कैरियोकाइनेसिस तो बार बार हो रहा है लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से इसने ड्यूअल नेचर शो किया। फर्स्टली इसने सेलुलर एंडोस्पर्म की तरह अपना जो भी इसका नेचर है रिप्रेजेंट कर रहा है, और देन फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म की तरह। तो ये है, इस दिस टाइप ऑफ एंडोस्पर्म इज नोन एज हेलोबियल एंडोस्पर्म। बहुत इजी है, आराम से याद रख सकते हैं। एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट 3 टाइप से होता है। some endosperms are developed through free nuclear division, some are developed through cellular division and some are developed through halobial। तो यहाँ देखो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म क्या है, वैसा एंडोस्पर्म जिसका फॉर्मेशन होने के समय सिर्फ और सिर्फ कैरियोकाइनेसिस होता है लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं होता है। तो इस तरह के एंडोस्पर्म को फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहते हैं। सेलुलर एंडोस्पर्म के केस में क्या देख रहे हैं कि सेल डिवाइड फर्स्टली एंड कैरियोकाइनेसिस अकर्ड देन साइटोकाइनेसिस अकर्ड। मींस कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस दोनों हो रहा है नॉर्मली जैसे एक सेल डिवीजन में होता है। तो ये हो गया सेलुलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। एंड लास्ट इज हेलोबियल एंडोस्पर्म। इसके केस में क्या देखोगे, ये मोस्टली मोनोकॉट में प्रेजेंट होता है। इसके केस में क्या देखोगे कि फर्स्टली तो ये उस रूल को फॉलो कर रहा है जो फ्री न्यूक्लियर सेलुलर एंडोस्पर्म शो करता है, फिर बाद में वो किसकी तरह हो जाता है, फ्री न्यूक्लियर की तरह। ये ड्यूअल नेचर को शो कर रहा है, तो उसका नाम हो गया हेलोबियल। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, मोनोकॉट में। फ्री न्यूक्लियर कहाँ प्रेजेंट होता है, तो फ्री न्यूक्लियर कोकोनट का जो वाटर होता है वो कैसा वो एक एंडोस्पर्म है। कैसा एंडोस्पर्म है, फ्री न्यूक्लियर। फिर कोकोनट का जो व्हाइटेस्ट पार्ट हम खाते हैं, व्हाइट एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट इज द एग्जांपल ऑफ सेलुलर एंडोस्पर्म। कॉन्सेप्ट क्लियर है, पूछा जाता है कि कोकोनट का जो एडिबल पार्ट है वो क्या है, तो कोकोनट का एडिबल पार्ट एंडोस्पर्म है। ठीक है, कौन सा एंडोस्पर्म अगर एडिबल पार्ट की बात करता है तो सेलुलर एंडोस्पर्म। और अगर कोकोनट वाटर का एग्जांपल पूछता है वो भी एंडोस्पर्म है, क्या होगा, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। तो ये था हमारा डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। अब हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है, these are the events of post fertilization। फर्स्ट इवेंट हमने डिस्कस कर लिया, क्या था फर्स्ट इवेंट, ये फर्स्ट इवेंट है, आप ध्यान में रखना। फर्स्ट इवेंट ऑफ पोस्ट फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। अब हम अपने सेकेंड इवेंट पे चलते हैं, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, हम लोग एंजियोस्पर्म पढ़ रहे हैं, तो आपको पता है कि एंजियोस्पर्म इज 2 टाइप्स ऑफ, वन इज डाइकॉट, अनदर इज मोनोकॉट। तो यहाँ हम दोनों के एम्ब्रियो को डिस्कस करेंगे 1 by 1। तो पहले हम सीखते हैं, हमारा टॉपिक क्या है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। अब इस डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो में ये सेकेंड इवेंट है पोस्ट फर्टिलाइजेशन का। ये डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो यहाँ अब हम 2 पढ़ेंगे। फर्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो। ठीक है, तो आपको पता है एम्ब्रियो जो है उसका फॉर्मेशन किससे होगा, जाइगोट से। जाइगोट कैसा होता है, सिंगल सेल। जाइगोट इज अ सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर। नेचर क्या होगा, 2n। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ जाइगोट। ठीक है, अब जब हम यहाँ पे ओव्यूल का डायग्राम देखते हैं तो आप देखोगे कि जाइगोट जो है ये मोस्टली इसके माइक्रोपाइलर एंड की तरफ फॉर्म होता है। कहाँ फॉर्म होता है, एट देयर माइक्रोपाइलर एंड, है ना। तो यहाँ भी जो जाइगोट बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, माइक्रोपाइलर में। सिर्फ जाइगोट माइक्रोपाइलर एंड पे बन रहा है, से हमने स्ट्रैक्ट करके यहाँ आपको रिप्रेजेंट किया। ये देखो, ये जो जाइगोट है इस जाइगोट में डिवीजन होगा। ठीक है,
कैसा डिवीजन होगा? ट्रांसवर्स डिवीजन। डिफरेंट टाइप्स ऑफ होते हैं, जैसे हमने जब आपको आर्केस्पोरियल सेल की बात करते हैं तो हम बोलते हैं आर्केस्पोरियल सेल पेरिक्लाइनल डिवीजन अकर्ड। एक बार देख लो ये क्या है, आर्कीस्पोरियल सेल। यहाँ हम बोलते हैं ये पेरिक्लाइनली डिवाइड करता है। क्या मतलब है इस पेरिक्लाइनली डिवीजन का? मतलब जब कभी भी पेरिक्लाइनल डिवीजन कोई बोले उसका मतलब है कि उसमें एक आउटर सेल बनेगा और दूसरा इनर सेल बनेगा। तो हाँ, हमने ऐसा देखा भी है इन आर्केस्पोरियल सेल वन सेल इज कॉल्ड प्राइमरी पेराइटल सेल एंड अनदर वन इज नोन एज प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल। प्राइमरी पेराइटल सेल हमेशा वॉल बनाने का काम करता है, चाहे वॉल ऑफ एंथर हो या वॉल ऑफ एम्ब्रियो सैक हो। और स्पोरोजीनस सेल किसका फॉर्मेशन करता है? ये हमेशा इसके सेंटर पार्ट में होता है और किसी इनर मोस्ट सेल का फॉर्मेशन करता है। तो याद रखिएगा डिवीजन इज डिफरेंट टाइप ऑफ। ये था पेरिक्लाइनल डिवीजन। जब कभी भी पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा एक आउटर सेल बनेगा और दूसरा इनर का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पे हमने बोला ट्रांसवर्स डिवीजन। कैसा डिवीजन बोला? ट्रांसवर्स डिवीजन। ट्रांसवर्स आप समझते हो, लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स। यहाँ जब ट्रांसवर्स डिवीजन होगा तो सेल इस मैनर में फॉर्म होते हैं, ठीक है। दो सेल का, वन सेल डिवाइड किया और दो सेल का फॉर्मेशन हुआ, जिसमें कि जो सेल माइक्रोपाइलर एंड पे होगा, कहाँ प्रेजेंट होगा? द सेल प्रेजेंट एट माइक्रोपाइलर एंड। एंड ये वाला सेल कहाँ प्रेजेंट होगा? चैलिजल एंड। जो सेल माइक्रोपाइलर एंड पे प्रेजेंट होगा उस सेल का नाम होता है बेसल सेल, ठीक है। और जो प्रेजेंट होगा चैलिजल एंड पे उसका नाम होगा टर्मिनल सेल। सो zygote divide transversely and form two cell. One is basal cell and another one is terminal cell. Basal cell is formed at their micropylar end and terminal cell is formed at their chalisal end. Clear है? अब फिर इसमें फर्दर ट्रांसवर्स डिवीजन होगा, किसमें? बेसल सेल और टर्मिनल सेल में, ठीक है। तो आप यहाँ देख लो, अब जब इसमें डिवीजन होगा तो ये जो बेसल सेल है ये फिर से ट्रांसवर्स डिवीजन शो करेगा। जब ये ट्रांसवर्स डिवीजन शो करेगा तो एक बेसल सेल डिवाइड करके यहाँ पे दो बेसल सेल का फॉर्मेशन किया। फिर इस दो ने 4 बेसल सेल का फॉर्मेशन किया। इस तरह से बहुत सारे बेसल सेल्स का यहाँ पे बेसल सेल्स का फर्दर डिवीजन होता जाता है और डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। बेसल सेल जो यहाँ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स बना रहे हैं इनका नाम है सस्पेंसर सेल। क्या नाम है? सस्पेंसर, ठीक है। और ये जो लास्ट सेल होगा सस्पेंसर का वो इस तरह से ग्लोबुलर होगा और इसका नाम है हाउस्टोरियम, ठीक है। क्या बोला हमने? फर्स्टली जाइगोट इज अ सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर, डिवाइड एंड फॉर्म टू सेल, one is basal, another is terminal. Basal cell is formed at their micropylar and always बेसल सेल, ये हो सकता है ये बेसल सेल कभी ऊपर की तरफ कहीं तुमको दिखे, उससे कोई मतलब नहीं, उस ओव्यूल में माइक्रोपाइल ऊपर की तरफ होगा। मेरी बात को समझ सकते हो? ओव्यूल इज डिफरेंट टाइप ऑफ, एनाट्रोपस, ऑर्थोट्रोपस। हम जो एनाट्रोपस ओव्यूल पढ़ते हैं उसमें जो माइक्रोपाइल है, ऑर्थोट्रोपस में जस्ट उसका अपोजिट होगा। तो जहाँ माइक्रोपाइल होगा, ऊपर होगा तो बेसल सेल ऊपर की तरफ बनेगा, नीचे होगा तो नीचे की तरफ बनेगा। इसलिए कंफ्यूज मत हो जाना, कहीं अगर बेसल सेल ऊपर दिख जाए तो अरे हम तो कुछ और पढ़े, यहाँ कुछ और दिखा रहा है। माइक्रोपाइलर एंड पे फोकस करो, जहाँ माइक्रोपाइलर एंड होगा बेसल सेल वहीं होगा, ठीक। तो ये जो बेसल सेल है ये बेसल सेल फर्दर डिवाइड किया और डिवाइड करके डिफरेंट सेल्स का फॉर्मेशन किया। दिस सेल्स आर कॉल्ड सस्पेंसर। और उसी का जो लास्ट सेल होगा जो ग्लोबुलर नेचर का होगा वो क्या कहलाएगा? हाउस्टोरियम।
अब ये जो टर्मिनल सेल है ये क्या करेगा, तो ये जो टर्मिनल सेल है इसको हम अलग कलर से दिखाते हैं ताकि आप कंफ्यूज मत करना। टर्मिनल सेल जो है यहाँ पे ये डिवाइड करके प्रो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है, प्रो एम्ब्रियो। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रो एम्ब्रियो, नॉट द एम्ब्रियो। ठीक है, मीन्स हमने पढ़ा, हमने पीछे देखा कि जाइगोट फर्दर डिवाइड करके क्या बनाता है, एम्ब्रियो। तो जाइगोट से एम्ब्रियो का जो फॉर्मेशन है वो वन स्टेप प्रोसेस नहीं है ना। हमारा टॉपिक ही क्या है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। मीन्स एक सिंगल सेल जाइगोट से मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कैसे हुआ और वो एम्ब्रियो फर्दर सीड में कन्वर्ट कैसे हुआ, ये हमें यहाँ सीखना है। तो हमने यहाँ तक देख लिया, क्या देखा, बेसल सेल फॉर्म सस्पेंसर सेल एंड हाउस्टोरियम एंड टर्मिनल सेल फॉर्म प्रो एम्ब्रियो। मिस एम्ब्रियो से पहले का स्टेज क्या कहलाएगा, प्रो एम्ब्रियो। अब हम देखेंगे ये जो सस्पेंसर सेल का फर्स्ट सेल है, सस्पेंसर सेल का फर्स्ट सेल है, इसमें आप क्या देखोगे कि इसमें अब डिवीजन होगा। सस्पेंसर सेल के फर्स्ट सेल में फर्दर डिवीजन होगा। इसे हम अलग कलर से देख लेते हैं। और ये एक सेल बनाएगा जिसका नाम है इपीफाइसियल सेल, सॉरी हाइपोफाइसियल सेल। क्या नाम है, हाइपोफाइसियल, हाइपोफाइसियल। और बाद बाकी जो भी सेल्स हैं वो सेम रहेंगे। बाद बाकी सेल्स कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे। एंड दिस सेल्स आर नोन एज सस्पेंसर और इसका लास्ट सेल क्या होता है, हाउस्टोरियम। मीन्स फर्स्ट सेल जो है वो क्या डिवाइड करके, द फर्स्ट सेल ऑफ सस्पेंसर सेल डिवाइड एंड फॉर्म अ स्पेशल टाइप ऑफ सेल कॉल्ड व्हाट, हाइपोफाइसियल। क्या कहलाएगा, हाइपोफाइसियल। बाद बाकी सेल सस्पेंसर सेल ही कहलाएंगे और ये हाउस्टोरियम ही कहलाएगा। ये जो प्रो एम्ब्रियो है, ये प्रो एम्ब्रियो सेल में फिर फर्दर डिवीजन होगा और जो अभी 4 सेल्स का बना हुआ था अब बन जाएगा कितने सेल्स का, 8 सेल्स का। ठीक है, ये भी क्या है, सेम प्रो एम्ब्रियो। बस यहाँ पे ये प्रो एम्ब्रियो 4 सेल्स का था, यहाँ पे ये कितने सेल्स का हो गया, 8 सेल का। तो हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, प्रो एम्ब्रियो क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट मीन्स व्हेन प्रो एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड ऑफ 4 सेल, देन दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड प्रो एम्ब्रियो क्वाड्रेंट। और अगर ये 8 सेल का बना होगा तो क्या कहलाएगा, प्रो एम्ब्रियो ऑक्टेंट। प्रो एम्ब्रियो ऑक्टेंट। तो अभी हमने क्या सीखा, फिर से एक बार देख लें। जाइगोट फर्दर डिवाइड एंड फॉर्म बेसल सेल एंड टर्मिनल सेल। बेसल सेल डिवाइड एंड फॉर्म सस्पेंसर एंड हाउस्टोरियम एंड टर्मिनल सेल डिवाइड एंड फॉर्म प्रो एम्ब्रियो। मिस टर्मिनल सेल से क्या बन रहा है, प्रो एम्ब्रियो, और बेसल सेल से क्या बन रहा है, सस्पेंसर और हाउस्टोरियम। फिर इस सस्पेंसर सेल का जो फर्स्ट सेल होगा जो जस्ट प्रो एम्ब्रियो के नीचे है, उसमें डिवीजन होगा और वो बन जाएगा क्या, हाइपोफाइसियल। हाइपोफाइसियल। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक बार ढंग से आप स्ट्रक्चर को देख लो। ये जो प्रो एम्ब्रियो है, अब यहाँ तक हमने देख लिया। अब हम देखेंगे क्या, ये जो प्रो एम्ब्रियो है इसमें पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है। अभी जस्ट हमने समझाया
पेरिक्लाइनल डिवीजन वो डिवीजन है जिसमें सेल आउटर और इनर 2 लेयर का फॉर्मेशन करता है। तो ये 8 सेल्स का बना हुआ था ना। अब इसमें आउटर सेल का भी फॉर्मेशन होगा, तभी ये डिवीजन क्या कहलाएगा, पेरिक्लाइनल। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं इस तरह से। अब इस एम्ब्रियो का पेरिक्लाइनल डिवीजन हुआ और ये स्ट्रक्चर हो गया प्रो एम्ब्रियो का। ठीक है, अब प्रो एम्ब्रियो की बात अगर हम देख लेते हैं तो ये तो हो गया प्रो एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर। अब फर्दर डिवीजन होगा किसमें, हाइपोफाइसिस में। हाइपोफाइसिस ये वाला सेल, इसमें डिवीजन होगा। ये जो हाइपोफाइसिस है, इससे फिर से एक बार यहाँ देख लो, प्रो एम्ब्रियो में पेरिक्लाइनल डिवीजन हुआ। प्रो एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं ताकि देखने में आपके लिए आसानी हो। हाउस्टोरियम से फर्दर डिवाइड किया है ना, और ये भी डिवाइड करके 8 सेल का फॉर्मेशन करेगा। कैसे सेल का फॉर्मेशन करेगा, 8 सेल्स का। यहाँ पे देखिए ये 8 सेल्स कैसे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, देखा इसने कितने सेल का फॉर्मेशन किया, 8 सेल्स का फॉर्मेशन किया। और बाद बाकी जो नीचे के सेल्स है वो वैसे ही रह जाएंगे। कौन से सेल्स, सस्पेंसर सेल्स। ये सस्पेंसर सेल और हाउस्टोरियल सेल। डायग्राम एकदम ध्यान से देखो। फिर हमने बोला ये क्या हो गया, ये भी प्रो एम्ब्रियो है। ये हाइपोफाइसिस से, किससे डेवलप हुआ, हाइपोफाइसिस से। और बाद बाकी हाइपोफाइसिस से कितने सेल्स डेवलप हुए, 8 सेल्स। और बाद बाकी सेल्स क्या रह गए, सस्पेंसर सेल एंड हाउस्टोरियल सेल। तो अब ये सब क्या है, ये एम्ब्रियो से पहले का स्टेज है। मीन्स इन सब स्ट्रक्चर से ही एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। कैसे, किस स्ट्रक्चर का क्या फेट होगा, हम अब यहाँ ये सीखेंगे। तो जैसे कि हम बात कर लिए, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस स्ट्रक्चर से पहले आप ये देख लो, यहाँ पे देखो बेटर दिखेगा। ये जो सस्पेंसर है, इस सस्पेंसर का क्या फंक्शन है, मीन्स एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ, जब एम्ब्रियो भी है तो वो सस्पेंसर को रखता है। तो इस सस्पेंसर का क्या काम है, एम्ब्रियो से पहले क्या ये स्टेज है और उसमें प्रो एम्ब्रियोनिक स्टेज में सस्पेंसर सेल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस सस्पेंसर सेल का क्या फंक्शन है, सस्पेंसर सेल का फंक्शन है कि सस्पेंसर सेल एंडोस्पर्म से नरिशमेंट लेने में हेल्प करता है। कैसे, यहाँ देखो, मान लो ये ओव्यूल है, ठीक है, इनसाइड दिस ओव्यूल, या फिर ये एम्ब्रियो सैक है, ये क्या है, ये है, ये स्ट्रक्चर है एम्ब्रियो सैक का। एम्ब्रियो सैक में हमने बताया कि माइक्रोपाइलर एंड पे किसका फॉर्मेशन होता है, जाइगोट का, है ना। और यही जाइगोट फर्दर डेवलप होके क्या बना रहा है, ये सस्पेंसर सेल, हाउस्टोरियल सेल, ये सब इसी जाइगोट से डेवलप हो रहा है ना। और रेस्ट पार्ट में क्या प्रेजेंट है इसके, तो रेस्ट पार्ट में प्रेजेंट है एंडोस्पर्म। क्या प्रेजेंट है, एंडोस्पर्म। तो ये जो सस्पेंसर सेल है, ये जाइगोट के सेल्स को मतलब पुश करता है कि ये जाके इसमें डिप हो सके। किसमें डिप हो सके, तो ये जाके इसमें डिप हो सके एंडोस्पर्म में। ठीक है, जब तक ये एंडोस्पर्म के अंदर नहीं जाएगा तब तक ये नरिशमेंट कैसे लेगा, है ना। तो इसके लिए इसको कौन पुश कर रहा है, सस्पेंसर सेल। यही रोल है सस्पेंसर सेल का। ठीक है, सस्पेंसर सेल का काम है एंडोस्पर्म में एम्ब्रियो को पुश करना। कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो ये सब बातें ध्यान में रखिएगा। अब हम फिर से वापस यहाँ आते हैं। तो सस्पेंसर सेल का रोल पता हो गया हमको। अब हम ऊपर चलते हैं, ये क्या है, ये बना किससे, हाइपोफाइसिस सेल के डिवीजन से।
तो ये जो हाइपोफाइसिस सेल के डिवीजन से बना, तो ये जो नीचे वाला 4 सेल है, ये 4 सेल का फिट कहने का मतलब फ्यूचर, मतलब फ्यूचर में ये सेल डेवलप होके क्या बनाएंगे, एम्ब्रियो का कौन सा पार्ट बनाएंगे, सिड का कौन सा पार्ट बनाएंगे। तो ये 4 सेल डेवलप होके फॉर्मेशन करता है रूट टिप का या फिर रूट कैप का। रूट टिप एंड रूट कैप का फॉर्मेशन कौन करता है, दिस 4 सेल्स ऑफ हाइपोफाइसिस, ठीक है, लोअर 4 सेल्स। फिर ये जो अपर 4 सेल्स हैं किसके, हाइपोफाइसिस के, इनका क्या काम है, तो इस अपर 4 सेल का फंक्शन है, यहाँ जो ये अपर 4 सेल है इसका काम है कि ये रूट कॉर्टेक्स का फॉर्मेशन करेगा। किसका फॉर्मेशन करेगा, रूट कॉर्टेक्स का। क्लियर हो गया। फिर से 8 सेल्स का फॉर्मेशन होता है 1 सेल ऑफ हाइपोफाइसिस से। ये 8 सेल में लोअर 4 सेल रूट टिप और रूट कैप बना रहे हैं और अपर 4 सेल रूट कॉर्टेक्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब हम इस प्रो एम्ब्रियो की बात कर ले, तो प्रो एम्ब्रियो के केस में भी आप देखोगे कि अपर जो 4 सेल है, यहाँ पे देख रहे हो ना 1 2 3 4, यहाँ सॉरी लोअर, ये लोअर 4 सेल है एंड दिस आर द अपर 4 सेल। ये लोअर 4 सेल जो है, फिर से एक बार कंफर्म कर लो, लोअर 4 सेल 1 2 3 4, अपर 4 सेल 1 2 3 4, ठीक है। तो ये जो अपर 4 सेल है ये बनाते हैं प्ल्यूमूल। प्ल्यूमूल जानते हो ना, प्ल्यूमूल वो पार्ट है एम्ब्रियो का जो कि डेवलप होके सूट का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। और ये जो पार्ट है लोअर 4 सेल से बने होते हैं, ये फॉर्मेशन करता है हाइपोकोटाइल का, हाइपोकोटाइल। और ये क्या बनाया अपर 4 सेल, प्ल्यूमूल और इपीकोटाइल। मीन्स ये क्या है, ये प्रो एम्ब्रियोनिक स्टेज है जिससे कि एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है। दिस आर द प्रो एम्ब्रियोनिक स्टेज या फिर स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया कि ये जो डिफरेंट पार्ट ऑफ एम्ब्रियो है उनसे डिफरेंट पार्ट का डेवलपमेंट हुआ। फिर से एक बार देख लेते हैं। लोअर 4 cells helps in the formation of root tip and root cap. किसके लोअर 4 सेल, हाइपोफाइसिस के लोअर 4 सेल्स। हाइपोफाइसिस फर्दर डेवलप होके 8 सेल का बना जिसमें लोअर 4 सेल का फिट क्या होगा, रूट टिप एंड रूट कैप के फॉर्मेशन में। अपर 4 सेल रूट कॉर्टेक्स का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे ये लोअर 4 सेल ऑफ pro embryo help in the formation of hypocotyl and upper 4 cell helps in the formation of plumule and cotyledon, plumule and cotyledon। अब फिर फर्दर इसमें डेवलपमेंट होगा। अब डेवलपमेंट के बाद क्या बनेगा, यहाँ देखो, यहाँ जो प्रो एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर हमने बनाया है, ये सॉरी इसको डेट से ही करते हैं। देखोगे क्या, ये प्रो एम्ब्रियो हो गया और ये हाइपोफाइसिस, सस्पेंसर सेल और ये जो है हाउस्टोरियल सेल, बस अब ये आगे डेवलप नहीं होगा। नेक्स्ट टाइप ऑफ एम्ब्रियो का जो स्टेज होगा वो उसमें ये सब प्रेजेंट नहीं होंगे, सस्पेंसर सेल एंड हाउस्टोरियल सेल, इनका फंक्शन खत्म। एम्ब्रियो जब अर्ली स्टेज में था तो फिर इनका रोल था, पर अब ये एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है
और यहाँ पे अब सस्पेंसर सेल और हाउस्टोरियम का फंक्शन नहीं है। तो आप देखोगे इस जगह पे ये जो डिफरेंट हाइपोफाइसियल सेल हैं, ये हाइपोफाइसियल सेल रूट टिप और रूट कैप का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो फर्दर इनका डेवलपमेंट इस तरह से होगा कि ये जो सेल है ये कुछ इस तरह से रेडिकल के फॉर्मेशन में लग गए। मतलब ये डेवलप होके क्या बना रहा है, रेडिकल, रेडिकल ऑफ द एम्ब्रियो, ठीक है, एंड रेडिकल डेवलपमेंट टू रूट। ये जो लोअर 4 सेल्स हैं, ये लोअर 4 सेल्स जो हैं ये डेवलप हो रहे हैं किस में, हाइपोकोटाइल में, ठीक है। तो यहाँ इनका भी डेवलपमेंट कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये सेल्स इस तरह से मैंने देख सकते हैं, ये क्या हो गए, हाइपोकोटाइल। और अपर 4 सेल हैं जो कि किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, कॉटिलेडन का। तो आप देख लो यहाँ ये जो कॉटिलेडन का यहाँ फॉर्मेशन कर रहे हैं, ये कॉटिलेडन का फॉर्मेशन कुछ ऐसा हो जाता है कि ये हार्ट सेट जैसे, हार्ट समझते हो ना, उनकी तरह सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पे ये हो गया हार्ट सेप्ट। हार्ट सेप्ट हो गया, ठीक है। ये जो हार्ट सेप्ट है इनके सेल्स कुछ ऐसे हो गए, एंड दिस आर द हार्ट सेप्ट कॉटिलेडन। मीन्स यहाँ पे कॉटिलेडन का डेवलपमेंट हो गया और यहाँ बीच में क्या प्रेजेंट है, प्ल्यूमूल, ठीक है। फिट दिखा, फिट हमने क्या बोला, हाइपोफाइसियल पार्ट डेवलप इनटू रेडिकल। ये किस में डेवलप हो गया, रेडिकल में। और ये जो पार्ट है लोअर हाफ पार्ट, वो जिस तरह से इपिकोटाइल में था, इपिकोटाइल मीन्स रूट टिप और रूट कॉर्टेक्स दोनों मिलके किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, रेडिकल का। हाइपोकोटाइल, हाइपोकोटाइल रह गया। और ये जो अपर हाफ पार्ट था प्रोइम्ब्रियो का, वो किस में डेवलप हो गया, कॉटिलेडन में और प्ल्यूमूल में। प्ल्यूमूल यहाँ है और ये कॉटिलेडन है। तो दिस आर द डिफरेंट शेप ऑफ एम्ब्रियो। अगर इस शेप की बात करते हैं तो ये एम्ब्रियो का ग्लोबुलर शेप है, ग्लोबुलर शेप ऑफ एम्ब्रियो, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ग्लोबुलर शेप फर्दर डिवाइड करके ये शेप बनाया, इस शेप का नाम है हॉर्स शू शेप, हॉर्स शू शेप। ये एम्ब्रियो कैसा है, हॉर्स शू शेप्ड। ये कैसा है, ग्लोबुलर शेप्ड। क्लियर है। अब नेक्स्ट इसका डेवलपमेंट होगा जिस स्टेज में एम्ब्रियो का, वो हम यहाँ देख लें। नेक्स्ट स्टेज जो है इसमें आप देखोगे ये जो कॉटिलेडन है, इस कॉटिलेडन को इतना स्पेस नहीं, इतना एम्ब्रियो सैक के अंदर स्पेस नहीं, क्योंकि ये सारा का सारा डेवलपमेंट कहाँ हो रहा है, इनसाइड द एम्ब्रियो सैक। तो एम्ब्रियो सैक के अंदर इतना ज़्यादा स्पेस नहीं है कि उसमें ये कॉटिलेडन्स और ज़्यादा डेवलप कर सकें। तो क्या करेंगे, ये जो हार्ट शेप्ड कॉटिलेडन अभी था वो और डेवलप होगा तो उसके लिए जगह नहीं मिल रहा है। तो ये दोनों के दोनों कॉटिलेडन बेंड कर जाएंगे। क्या कर जाएंगे, बेंड कर जाएंगे। तो आप इसको इसमें भी देख सकते हो या फिर हम अलग से भी ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे सिर्फ रिप्रेजेंट एक बार कर देते हैं, आप देख लो। ये वाला कॉटिलेडन ऐसे बेंड कर गया, ठीक है, और ये वाला कॉटिलेडन इधर से आके बेंड कर गया। इस तरह से ये एक नया शेप बन रहा है एम्ब्रियो का, आप इसे यहाँ भी देख सकते हो, ठीक है। तो अगर इस तरह का शेप बन रहा है, ये क्या था, ये था ग्लोबुलर शेप्ड था ना। ये वाला जो शेप है कॉटिलेडन का, ये क्या कहलाएगा,
तो यहाँ हमने देखा ये क्या था, ग्लोबुलर शेप्ड, ये वाला क्या हो गया, हार्ट शेप्ड, और ये जो इस तरह से स्ट्रक्चर बना इसी का क्या नाम हो गया, हॉर्सशू शेप्ड। वैसे हमने एक स्ट्रक्चर में दो डायग्राम रिप्रेजेंट किया। तो पूछा जाता है एम्ब्रियो का जब डेवलपमेंट होता है तो फर्स्ट जो शेप आता है वो कौन सा फॉर्म होगा, फर्स्ट शेप इज ग्लोबुलर, सीक्वेंस में याद रखिए, फिर देन हार्ट शेप, और देन फाइनली किस फॉर्म में आएगा डाइकॉट एम्ब्रियो, हॉर्सशू शेप्ड में। ठीक है, तो ये था हमारा डेवलपमेंट ऑफ, एक बार फिर से ड्रॉ यहाँ कर देते हैं, ये था जाइगोट, और जाइगोट के माइक्रोपाइलर एंड पे दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ जाइगोट, जाइगोट का ये माइक्रोपाइलर एंड है और ये चैलिजल एंड है। आप इस डायग्राम को ध्यान में रखिएगा, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे आगे डिस्कस करते हैं। ओके।